हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल Z to Z नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। यदि आप लोग प्री डीएड और बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिला रहे हो तो आज का टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको शैक्षिक अभिरुचि के बारे में बताऊँगा कि ये शैक्षिक अभिरुचि क्या है, इसको कैसे सॉल्व करना है। ये आपके डीएड बीएड दोनों ही एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और ये आपको 30 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप 25 प्लस आसानी से स्कोर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शैक्षिक अभिरुचि क्या है, इसके सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी रखा हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा। इससे आप अपना खुद ही अंदाज़ा लगा लेना कि आप कितने प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शैक्षिक अभिरुचि क्या है? शैक्षिक अभिरुचि, यदि आप डीएड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दिला रहे हो तो इसका मतलब है आपको शिक्षक बनना है। तो शिक्षक बनने के लिए शैक्षिक अभिरुचि, शैक्षिक मतलब शिक्षण, शिक्षण से संबंधी अभिरुचि कि छात्रों को क्या पसंद है, कैसे पढ़ाना है, ये सारी जानकारी आपके शैक्षिक अभिरुचि के अंतर्गत आएगा। इसके सवाल को आप अपने आप को एक शिक्षक मानकर सवाल को सॉल्व करेंगे। आप यदि अपने आप को शिक्षक मानेंगे तो जो सवाल है वो ज़्यादातर सही होने के चांसेस रहेंगे। और तीसरे नंबर के पॉइंट आते हैं, बच्चों की भूमिका को प्रमुख मानना है। यदि आपको ऑप्शन में बच्चों की भूमिका को प्रमुख बताया जाएगा, उसी ऑप्शन को आपको सही मान के उस पर टिक करना पड़ेगा। तो चलिए कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो कि मोस्ट आईएमपी है, हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आती हैं समावेशी शिक्षा। यहाँ से आपको 2 नंबर के क्वेश्चन अवश्य ही देखने को मिलेगा। समावेशी शिक्षा क्या होती है? समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना। सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देने का तात्पर्य यह है कि बच्चा विकलांग हो, अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, सभी बच्चों को एक ही कक्षा में एक साथ शिक्षा देना। चाहे बच्चा ज़्यादा होशियार हो या बच्चा कम होशियार हो, सबको एक साथ रखना। नाम से ही स्पष्ट है समावेशी, तो सबको एक साथ रखना यानी समावेशी शिक्षा देना। तो आपको क्या करना है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको याद रखना है। याद नहीं रखना है मतलब समझ जाना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ वो सारी चीज़ आईएमपी है। बच्चा कोई भी पृष्ठभूमि से आए, चाहे उसका पृष्ठभूमि आर्थिक स्थिति खराब हो, आर्थिक स्थिति स्ट्रांग हो, यदि बच्चा उच्च वर्ग के हैं तो उसे हम अलग से पढ़ाएंगे और बच्चा निम्न वर्ग के हैं उसे हम अलग से पढ़ाएंगे। ऐसा कभी नहीं करना है, ये समावेशी शिक्षा के खिलाफ है। तो आपको क्या करना है, बच्चा कैसे भी हो आपको उसको एक साथ ही पढ़ाना है। मैं जो बोल रहा हूँ यहीं से भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसको अच्छे ध्यान से देखना। इसके बारे में कुछ पॉइंट है उसको देख लेते हैं। सभी बच्चों के व्यक्तित्व भिन्नता समान होती है। व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब है कि कोई बच्चा लेट से सीखता है, कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है। कोई बच्चा का पृष्ठभूमि अलग है, कोई बच्चा पृष्ठभूमि अलग है। कई बच्चे अलग टाइप से सोचते हैं, कई अलग टाइप से, लेकिन सभी बच्चों को आपको एक साथ ही रखना है और सभी बच्चों को व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर उन्हें शिक्षा देने की कोशिश करना है। 3 नंबर के टॉपिक में आते हैं, सभी बच्चों के सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझना है कि वो कौन से पृष्ठभूमि से आए हुए हैं। सभी बच्चों को एक ही साथ शिक्षा देना है, चाहे बच्चा अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, सभी को एक साथ ही एक कक्षा में शिक्षा देना है। समृद्ध परिवेश महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि आपको ऑप्शन में समृद्ध परिवेश दिखे तो आपको इसी को आंसर लेके चलना है। यदि कोई भी ऑप्शन में समृद्ध परिवेश रहता है वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे हम समावेशी शिक्षा के थोड़ा ही देखे हैं, तो इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब आ जाते हैं अभिसारी और अपसारी चिंतन। अभिसारी और अपसारी क्या होते हैं, ये भी मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, इससे कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अभिसारी का। अभिसारी का मतलब होता है सिकुड़ता हुआ सोच। अभिसारी का मतलब सिकुड़ता हुआ सोच। बच्चा यदि केंद्र में है तो वो ज़्यादा सोच नहीं पा रहा है, उसका सोच यहाँ पे सिकुड़ रहा है। तो इस डायग्राम से हम समझ लेंगे इसको, सिकुड़ता हुआ सोच। तो अभिसारी का मतलब क्या है, बच्चों को अभिसारी चिंतन नहीं करना चाहिए, मतलब बच्चों को एक्सप्लोर करना चाहिए। मतलब जो बच्चे हैं उसका सोच है वो विकसित करना चाहिए, ना कि सिकुड़ना चाहिए। तो अभिसारी चिंतन
एक नेगेटिव टैग के रूप में है, इसको आप नेगेटिव मान के चलना। बच्चे अभिसारी चिंतन नहीं करेगा, वो अपसारी चिंतन करेगा तब ज़्यादा बेटर रहेगा। अपसारी चिंतन क्या है? फैलता हुआ सोच। यदि बच्चा केंद्र में है वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच सकता है। यदि बच्चों को कूलर दिखा दिया जाए तो वो कूलर के हर एक अंग के बारे में सोचेगा, उसके बाहर के बारे में भी सोच लेगा। ना केवल कूलर के अंदर ही सोचना, उसके बाहर भी वो सोच लेगा और उससे कुछ अलग अलग आइडियाज़ भी ले लेगा। ये अपसारी थिंकिंग के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों को अपसारी थिंकिंग को बढ़ावा देना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चों को अपसारी चिंतन करना चाहिए। सृजनशीलता के लिए अपसारी चिंतन महत्वपूर्ण है। सृजनशीलता मतलब सृजन मतलब किसी भी चीज़ का निर्माण करना। यदि बच्चा अभिसारी चिंतन करेगा तो वो निर्माण कैसे करेगा? तो बच्चा अब अपसारी चिंतन करेगा तब वो किसी भी चीज़ का निर्माण कर सकता है। तो ये वर्ड भी आपको याद रखना है, सृजनशील। सृजनशील मोस्ट एमपी वर्ड है। यदि आपको ऑप्शन में दिखे तो इसको पॉजिटिव लेके चलना है और इस पर आप टिक लगा सकते हैं। क्वेश्चन में दिखाऊंगा कि कैसे टाइप से आते हैं। सृजनशील है नए नए विचारों एवं नए नए वस्तुओं के प्रति सोच विकसित करना या जिज्ञासु होना, ये सृजनशील है। ठीक है, सृजनशील का मतलब कोई बच्चा को हम दिखा दिए कूलर तो उसके बारे में वो अंदर से भी एक्सप्लोर करेगा, बाहर से, और वो उससे कुछ नया चीज़ बनाने का सोचेगा। ये सृजनशील है और ये अपसारी थिंकिंग के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिभाशाली बच्चा। प्रतिभाशाली बच्चा उसे कहेंगे जिसकी बुद्धि ज़्यादा हो और वो क्रियाशील भी हो, बुद्धि भी ज़्यादा हो और क्रियाशील भी हो, जो अपसारी चिंतन करता हो। अपसारी चिंतन जो किसी वस्तु के प्रति ज़्यादा ही चिंतन करता हो, वह स्वतंत्र चिंतन करता हो, ये प्रतिभाशाली बालक का गुण है। तो प्रतिभाशाली दो कारकों से आता है। पहला अनुवांशिक कारण। अनुवांशिक कारक या हेरेडिटी, ये क्या है? यह माता पिता से आते हैं। यह बुद्धि को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जो हमारे बुद्धि होते हैं ना, वो जनरली हमारे माता पिता से आते हैं और इसे हम चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स होता है। अब दूसरा कारक है वातावरण। वातावरण क्या है? यह प्रकृति से आता है। जैसे हमारे आसपास ये वातावरण है ना, ये प्रकृति है, तो यह प्रकृति से आता है। इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन आनुवंशिकता में हम परिवर्तन नहीं कर सकते। वातावरण का मतलब क्या है? कोई बच्चा जन्म से होशियार नहीं है, लेकिन वो कुछ सालों बाद होशियार हो जाता है, तो वो क्या है? वातावरण से वो एक्वायर कर लिए हैं, वातावरण उनको सिखा दिए हैं। तो ये हैं। और वातावरण एवं आनुवंशिकता दोनों प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यदि प्रभावशाली आता है तो आपको आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों को ही टिक लगाना है। यदि बुद्धि बोलेगा तो बुद्धि में आनुवंशिकता आ जाएगा, और यदि सृजनशील बोलेगा तो उसमें वातावरण और आनुवंशिकता दोनों आ जाएंगे। अब टॉपिक है विकास। ये विकास मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जनरली पूछे ही जाते हैं। विकास में क्या है? बच्चों का विकास एक गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रक्रिया है। मात्रात्मक क्या है? मात्रात्मक वह है जो हम माप सकते हैं। जैसे बच्चे का लंबाई, उसकी चौड़ाई, मोटाई, वजन, ये सारी चीज़ माप सकते हैं। तो ये मात्रात्मक विकास हो गए। और गुणात्मक विकास वह है जिसे हम माप नहीं सकते। जैसे उनके व्यवहार को हम माप नहीं सकते, केवल अनुभव लगा सकते हैं कि 5 साल पहले इनका व्यवहार अलग था, अभी इनका व्यवहार अलग है। तो ये दोनों विकास के अंतर्गत आते हैं। तो बालक का विकास 2 प्रकार से होता है। पहला होता है सिर से पैर की ओर, इसे सफेलोकार्डल बोलते हैं। इसका इंग्लिश में नाम याद रखना है, केवल इंग्लिश में ही कई बार ऑप्शन दे देते हैं। बालक का विकास 2 प्रकार से होता है। पहला सिर से पैर की ओर, इसे इंग्लिश में सफेलोकार्डल कहते हैं, और दूसरा होता है केंद्र से बाहर की ओर, इसे प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। बालक का विकास पहला सिर से पैर की ओर होता है, मतलब जो बच्चा रहता है वो सबसे पहले अपना सर को संभालना सीखेगा, धीरे धीरे वो पैर की ओर आएगा। जो ये पहला सिद्धांत है। दूसरा क्या है? केंद्र से बाहर की ओर, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये विकास क्या है? पहले बड़ी बड़ी अंगों में काबू करना सीखेगा, फिर धीरे धीरे हाथों की उंगली तक आएगा। जैसे बच्चा का हृदय बड़ी मसल्स है, तो हृदय, हेड,
सर उसके बाद वो धीरे धीरे बाद में वो पेन धरना सीखेगा, मतलब उसका उंगली का विकास बाद में होगा। इसका मतलब बालक का विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो इसको आपको याद रखना है कि बालक का विकास दो तरह से होता है, एक तो सर से पैर की ओर सफेलोकार्डल, दूसरा केंद्र से बाहर की ओर प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसको एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। अभी क्वेश्चन भी है, मैं उसको कराऊंगा, फिर आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब आ जाते हैं वृद्धि में। वृद्धि क्या है? विकास और वृद्धि में अंतर है ना। विकास होता है उसका गुणात्मक भी होता है, मात्रात्मक भी होता है। और वृद्धि क्या होता है? वृद्धि मात्रात्मक होती है, ये गुणात्मक नहीं होती। जैसे वृद्धि ये होता है हमारे वजन से संबंधित होता है, लंबाई चौड़ाई आदि से संबंधित होता है। वृद्धि केवल मात्रात्मक होती हैं। यह एक समय के बाद वृद्धि रुक जाती है। जैसे हम 60 साल की अवस्था में आते हैं तो हमारा वृद्धि होना रुक जाता है, वज़न भी बढ़ना रुक जाता है और हाइट हेल्थ आदि भी बढ़ना रुक जाती हैं। लेकिन विकास क्या होता है? यह जीवन पर्यंत चलता है। विकास कभी भी खत्म नहीं होता, क्योंकि विकास व्यवहार आदि विकास है। तो व्यवहार हम जन्म से लेकर के मृत्यु तक व्यवहार सीखते रहते हैं। तो विकास क्या है? गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। आपको ये लाइन याद रखना है, विकास जीवन पर्यंत चलती है और ये गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो वृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक होती है और ये एक समय के बाद रुक जाती है। और विकास क्या होता है? जीवन पर्यंत है और यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री से भी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। पढ़ाने के लिए जो आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होती है उसे हम शिक्षण सामग्री या सहायक शिक्षण सामग्री कहते हैं। जैसे कि श्यामपाठ हो गया, श्यामपाठ को ब्लैक बोर्ड बोलते हैं, और हो गया चाक हो गया, डस्टर हो गया, ये आदि क्या है? शिक्षण सामग्री है। शिक्षण सामग्री 3 प्रकार से हो सकते हैं। पहला हो सकते हैं दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री से तात्पर्य है जिसे हम केवल देखकर सीख सकें। जैसे हो गया पुस्तक हो गया, चार्ट हो गया, श्यामपाठ हो गया, ये दृश्य श्रव्य सामग्री है। और दूसरा क्या होता है? श्रव्य सामग्री, जिसे हम केवल सुनकर सीख सकते हैं। जैसे हो गया हमारा रेडियो, इसे हम केवल सुनकर ही सीख सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आती हैं श्रव्य दृश्य सामग्री, इसे हम देखकर एवं सुनकर सीख सकते हैं। जैसे टीवी हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, इसमें हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं, तो इसे हम दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं। शिक्षण के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आपका ऑप्शन में देगा कि कौन से श्रव्य सामग्री शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, तो आपको देखकर भी और सुनकर भी सीखने वाला सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बच्चा आसानी से सीख सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं संप्रेषण। संप्रेषण का अर्थ है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब वार्तालाप या बातचीत। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में 2-3 क्वेश्चन इससे संप्रेषण से आए हुए हैं। संप्रेषण का अर्थ है वार्तालाप या बातचीत। इसमें क्या होता है? एक इनकोडर होता है। इनकोडर मतलब प्रेषक, जो बोलने वाला होता है, वो कोई भी मीडियम से अपने पत्र को भेजता है, और एक डिकोडर होता है जो उस पत्र को डिकोड करता है। ठीक है। संप्रेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। वन वे कम्युनिकेशन, मतलब वन वे कम्युनिकेशन, एक तरफ से संप्रेषण, इसका मतलब है एक ही तरफ से बात हो, दूसरे तरफ से बात ना हो। ये ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें एक ही तरह से बात होते हैं, तो इसमें हम एक्टिव भी ज़्यादा नहीं रहते हैं। उदाहरण के लिए क्या हो गया? एयरपोर्ट हो गया, टीवी हो गया, ये इसमें वन वे कम्युनिकेशन है, क्योंकि टीवी में एक ही तरफ से बात होता है, हम उससे बात नहीं कर सकते हैं। अब आ जाते हैं टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन में दोनों तरफ से बातचीत होता है। जैसे हमारे कोई 2 व्यक्ति हो गए, वीडियो कॉलिंग हो गया, कॉलिंग हो गया, ये टू वे कम्युनिकेशन है। ये प्रभावी माध्यम है, कम्युनिकेशन का प्रभावशाली माध्यम टू वे कम्युनिकेशन होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन करते हैं, इसको आप एक बार देख लो। इंट्रा पर्सन कम्युनिकेशन, अंतः व्यक्ति कम्युनिकेशन, इसको आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखना है। इंट्रा मतलब स्वयं से बातचीत करना, जिसमें केवल आप अपने आप से बात करें, ये हो जाता है इंट्रा पर्सन कम्युनिकेशन। अंतः व्यक्ति संप्रेषण हो जाता है। जैसे सोचना फिर अपने आप से बात करना, अपने आप से बात करना क्या है? इंट्रा पर्सन कम्युनिकेशन है। दूसरा क्या हो जाता है इसमें? इंटर पर्सन कम्युनिकेशन, अंतरः व्यक्ति संप्रेषण या पारस्परिक, मतलब 2 व्यक्ति के बीच में बातचीत,
पारस्परिक कम्युनिकेशन, दो व्यक्ति के बीच में बातचीत को हम इंटरपर्सन, इंटर से याद रखना, इंटर मतलब दो व्यक्ति के बीच में और इंट्रा मतलब एक व्यक्ति के बीच में। अब यहाँ पे देखो टू वे कम्युनिकेशन क्या है, प्रभावी होता है, प्रभावी होता है। कोई भी बातचीत करने के लिए टू वे कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। यदि टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता तो माध्यम प्रभावशाली नहीं होता। यदि कोई बात ही कर रहा है, मैं उसका रिस्पांस नहीं दे रहा हूँ, तो वो बात करना पसंद नहीं करेगा। तो ये सबसे प्रभावशाली माध्यम है टू वे कम्युनिकेशन। अब आ जाते हैं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा को मोटिवेशन भी बोलते हैं। मोटिवेशन आप जानते होंगे, इसका हिंदी नाम है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या है? किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए उत्साहित करना, ये अभिप्रेरणा कहलाते हैं। किसी कार्य के लिए उत्साहित करना, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, अभिप्रेरणा दो प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंटरनल, आंतरिक मोटिवेशन होता है, और दूसरा आंतरिक मोटिवेशन का मतलब क्या है, यह मोटिवेशन खुद से आता है। जैसे खुद से आता है मतलब मैं अपने मन से टीचर बनना चाहता हूँ, अपने मन से टीचर बनना चाहता हूँ, इसका मतलब ये अभिप्रेरणा आंतरिक रूप से आया है, तो ये इंटरनल मोटिवेशन होगा। यदि यहीं पे बोल देता कि एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या है, यह इसमें दूसरों के द्वारा होता है, यह दूसरों के द्वारा आता है यह मोटिवेशन, ठीक है। दूसरे के द्वारा, जैसे हम यूट्यूब में मोटिवेशन का वीडियो देखकर मोटिवेट हो जाते हैं, मतलब दूसरे के थ्रू आने वाला मोटिवेशन बाह्य मोटिवेशन, और खुद अंदर से आने वाला मोटिवेशन क्या है, इंटरनल मोटिवेशन कहलाता है। अब सकारात्मक मोटिवेशन क्या है? यदि व्यक्ति को यह मोटिवेशन मिलता है तो वो आगे बढ़ सकता है। सकारात्मक मोटिवेशन जैसे प्रशंसा करना, यदि हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो ये मोटिवेशन के अंतर्गत आते हैं और वह कुछ अच्छा करने का और प्रयास करते हैं। और एक होता है नकारात्मक मोटिवेशन, व्यक्ति को यह मोटिवेशन नीचे गिरा सकता है। जैसे तुम इस काम को नहीं कर पाओगे, मतलब हम उसको नेगेटिव डाल दिए, जैसे किसी को दंड देना या तुम इस काम को नहीं कर पाओगे, ये सब नकारात्मक मोटिवेशन के अंतर्गत आता है। शिक्षक के द्वारा विद्यार्थी को हमेशा सकारात्मक मोटिवेशन देना चाहिए। शिक्षक के द्वारा विद्यार्थी को हमेशा कौन सा मोटिवेशन, सकारात्मक मोटिवेशन देना चाहिए। अब आते हैं व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, उसमें कुछ ना कुछ भिन्नता पाई जाती है, यही व्यक्तिगत भिन्नता है। प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग होता है, चाहे वो दिखने में या सोच में। सभी व्यक्ति को एक समान एवं एक ही कक्षा में शिक्षा देना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता हो फिर भी उसे एक ही साथ शिक्षा देनी चाहिए। उनका सोच अलग हो सकते हैं, उनकी पृष्ठभूमि अलग हो सकती है, उनकी संस्कृति अलग हो सकती है, उसके पहनावा अलग हो सकता है, तो हमें व्यक्तिगत भिन्नताओं को अपनाना चाहिए। एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को अपनाना चाहिए। उनका लैंग्वेज भी अलग अलग हो सकता है। अब आते हैं जेंडर बायस। जेंडर बायस मतलब लिंग रूढ़िबद्धता। हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ये लड़कों का काम है, ये लड़कियों का काम है। ऐसा कुछ नहीं होता, हम केवल लिंग रूढ़िबद्धता करते हैं। इसको इंग्लिश में जेंडर बायस बोलते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के वास्तव में लिंग नहीं होते हैं, हमने बनाया है। भगवान ने क्या बनाए हैं, केवल सेक्स बनाए हैं। सेक्स को हम हिंदी में लिंग ही कहते हैं। यह जैविक संरचना है जो भगवान द्वारा बनाया गया है। केवल भगवान बना के भेज दिए हैं, एक लड़का एक लड़की, यह भगवान द्वारा बनाया जाता है लिंग यानी सेक्स को। और जो जेंडर नाम है, जेंडर, इसको भी हिंदी में लिंग बोलेंगे। और जेंडर, आप जेंडर याद रखना, इसे सामाजिक संरचना है जिसे हमने बनाया है, इसी मनुष्यों ने बनाया है। तो जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल संरचना है, जैविक संरचना है, ये भगवान द्वारा। और जो जेंडर होते हैं वो सामाजिक संरचना, इसे हमने बनाया है। जेंडर बायस का उदाहरण हम देखते हैं जिससे आपको समझ आएगा कि आपको इसमें करना क्या है। लड़की एवं लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, ये जेंडर बायस है। क्यों? लड़की लड़का एक समान होती हैं, किसी को गलत मतलब किसी को कमज़ोर ठहराना, ये जेंडर बायस है। यदि ऐसा क्वेश्चन करे और आपके ऑप्शन में लिंग रूढ़िबद्धता या जेंडर बायस रहे, आपको उसको टिक करना है। लड़कों को घर का काम नहीं करना चाहिए,
तो ये भी जेंडर बायस के अंतर्गत आते हैं। लड़कों को घर में ही, लड़कियों को घर में ही रहकर खाना बनाना चाहिए, ये भी जेंडर बायस के अंतर्गत आएंगे। कैमरामैन मैन मतलब हम आदमी को बोल दिए, मतलब महिलाओं को कैमरामैन नहीं बोल रहे हैं, तो इसका मतलब लड़के ही कैमरा का काम करते हैं, तो ये गलत बात है, जेंडर बायस के अंतर्गत आएगा। कैमरामैन की जगह हम कैमरा पर्सन भी बोल सकते हैं। सभी उदाहरण लिंग भेदभाव, लिंग रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। कैमरामैन की जगह हमें कैमरा पर्सन बोलना चाहिए, क्योंकि इसमें जेंडर बायस नहीं रहेगा यदि हम कैमरा पर्सन बोलते हैं तो आप, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, इससे आपको अच्छे से क्लियर होगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब आ जाते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। ये मोस्ट अहम टॉपिक है आपके शैक्षिक अभिरुचि के। बाल केंद्रित शिक्षा मतलब शिक्षा बालक के अनुसार हो, शिक्षा बालक के अनुसार हो, इसे हम बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। यहाँ पे देखो, टीचर सेंटर शिक्षा में क्या होता है, शिक्षक एक जगह खड़े होते हैं और बालक एक कतार में बैठे होते हैं, ये टीचर सेंटर्ड है। और बालक केंद्रित में क्या होता है, यहाँ पे बालक समूह में बैठे होते हैं और अपना अपना काम करते हैं। यदि उसको काम में कठिनाई महसूस होता है तो ये शिक्षक है, देखो ये क्या करते हैं, इनको सुविधा प्रदान करते हैं। तो शिक्षक क्या होते हैं, विद्यार्थियों के अनुरूप पढ़ाना चाहिए शिक्षक को। शिक्षक मार्गदर्शन एवं सुविधादाता के रूप में होना चाहिए और विद्यार्थियों को स्वतंत्र चिंतन, खोजबीन, प्रयोग करने के द्वारा सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए। तो टीचर्स मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में क्या करना चाहिए, बच्चों को एक समूह में सीखने के लिए छोड़ना चाहिए। यदि उनको कठिनाई पड़े तो आपको उन्हें मार्गदर्शन दिखाना चाहिए। ये बाल केंद्रित शिक्षा है। नेक्स्ट टॉपिक है छात्र। छात्रों के बारे में यहाँ कुछ बोला गया है, यदि यह पॉइंट आपको दिखे तो आप इससे पॉजिटिव पॉइंट लेके चल सकते हैं। जैसे छात्रों को कभी भी दंड नहीं देना चाहिए, यदि दंड दिखा आपको तो ये नेगेटिव है, आप इसको गलत आंसर लेके चल सकते हो। और छात्रों की भूमिका को महत्वपूर्ण मानना चाहिए, ये पॉजिटिव पॉइंट है। पाठ्यक्रम बालक के अनुरूप होना चाहिए, जो पाठ्यक्रम है, जो पुस्तक का सिलेबस है, वो बालक के अनुरूप होना चाहिए, ना कि बालक पाठ्यक्रम के अनुरूप। मतलब बालक को हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं तुम्हें इस पाठ्यक्रम को पढ़ना ही है, बालक को देखते हुए पाठ्यक्रम बनाना चाहिए, पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं पाठ्यक्रम को बाल केंद्रित होना चाहिए, मतलब बालक के अनुसार होना चाहिए पाठ्यक्रम। नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा बाल केंद्रित हो, ना कि शिक्षक केंद्रित। बाल केंद्रित का मतलब समझते हैं कि बालक अपने काम को करते रहेंगे और जब उसे कोई परेशानी होती है तब वह शिक्षक की सहायता ले सकते हैं, ये बाल केंद्रित शिक्षा होती है। तो बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए कक्षा, और विद्यार्थियों को स्वतंत्र चिंतन करने के लिए छोड़ देना चाहिए। स्वतंत्र चिंतन करने के लिए छोड़ते हैं तो उसमें सृजनात्मकता का गुण उत्पन्न होता है और वह तर्क भी अच्छे से लगा सकता है। और बच्चों को खोजबीन के माध्यम से सिखाना चाहिए, उनके स्कूली जीवन को घर के जीवन से जोड़ना चाहिए और उन्हें लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये सारे पॉइंट जो बताया हूँ वो पॉजिटिव पॉइंट है। अब शिक्षक के बारे में देख लेते हैं कौन कौन सा पॉइंट है। शिक्षक होना चाहिए, शिक्षक एक आदर्श होना चाहिए। आदर्श का मतलब यह है यदि बच्चा को अच्छा बनाना है तो आप उसके जैसे ही व्यवहार करें, आपका व्यवहार को देख के बच्चा कुछ सीखेगा। मतलब आप आदर्श के रूप में रहेंगे तब बच्चा आपको देख करके वो सब सीखेंगे। तो आपको एक आदर्श के रूप में रहना चाहिए। शिक्षक योग्य एवं अनुभवी हो। छात्रों को दंड नहीं देना चाहिए, आप छात्रों को दंड नहीं दे सकते हैं, ये गलत है। नकारात्मक मोटिवेशन भी नहीं देना चाहिए, शिक्षक को सकारात्मक मोटिवेशन देना चाहिए। छात्रों को बढ़ावा देना चाहिए एवं शिक्षक में धैर्य एवं सहनशीलता का गुण हो, वह मधुर भाषी हो, विनम्र एवं स्पष्ट आवाज़ हो उनकी शिक्षक की। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है शिक्षक के बारे में। अब आ जाते हैं पॉजिटिव एवं नेगेटिव टैग में। मतलब कौन कौन से आपको वर्ड दिखेंगे तो आप आंसर को पॉजिटिव ले सकते हैं और कौन सा वर्ड दिखे तो आप उस आंसर को नेगेटिव के रूप में ले सकते हैं। जैसे पॉजिटिव पॉइंट है, यदि हमको ऑप्शन में सक्रिय दिख गया, बालक अति सक्रिय हैं, तो वो पॉइंट मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है।
यदि सक्रिय हमें कहीं पे दिख गया तो वो जो पॉइंट दिए हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सृजनशील दिख गया फिर भी वह पॉजिटिव है। बाल केंद्रित पॉजिटिव है, बाल केंद्रित जहाँ भी आपको दिखे इसे पॉजिटिव लेके चलना है। स्वतंत्र चिंतन सही होने के चांसेस ज़्यादातर रहते हैं। बच्चों को अवसर देना बहुत ही अच्छा पॉइंट है। रचनात्मकता या सृजनात्मकता दोनों एक ही हैं, इसमें बच्चे स्वतंत्र चिंतन कर सकते हैं, पॉजिटिव पॉइंट है। अलग अलग तरीक़े से सीखना, कोई भी सवाल हो उसको अलग अलग तरीके से बनाना, एक ही तरीके से बनाना ये नेगेटिव है, लेकिन अलग अलग तरीक़ों से बनाना ये पॉजिटिव है। शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान, शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान भी पॉजिटिव है, इसको भी आपको लेके चलना है। समझ पॉजिटिव है, जबकि रटना नेगेटिव है ना, समझना पॉजिटिव में आ जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नता को समझना पॉजिटिव पॉइंट है। सांस्कृतिक सामाजिक तर्क रुचि सर्वांगीण विकास, जहाँ भी आपको सर्वांगीण विकास दिखे आप उसको टिक लगा सकते हो, वो सही आंसर होने के चांसेस ज़्यादा होगा। लचीलापन है, लचीलापन जैसे पाठ्यक्रम लचीलापन हो तो लचीलापन का मतलब है वो ज़्यादा कठोर ना हो, मतलब ज़्यादा हार्ड ना हो, उसमें लचीलापन हो, पाठ्यक्रम सरल हो, ठीक है। उदाहरण देकर सीखने वाला ये भी आपका पॉजिटिव में आ जाएगा। लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक, कक्षा का वातावरण जो है वो लोकतांत्रिक होना चाहिए, जैसे हमारा देश लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक दोनों का मतलब एक ही है, तो कक्षा का वातावरण लोकतांत्रिक हो जिससे सामाजिक मूल्यों का विकास हो सके। अब नेगेटिव पॉइंट को देख लेते हैं। आप इसी से बहुत ही क्वेश्चन को सही और गलत टिक लगा सकते हैं, इसको आपको अच्छे से देखना है। केवल, यदि केवल शब्द बोले जाए, केवल शिक्षक ही बालक का विकास कर सकता है, तो देख केवल शिक्षक के अलावा माता पिता हैं, समाज के भाई बंधु हैं, ये सब भी उसका विकास कर सकते हैं। यदि केवल शब्द आया तो आप उसको नेगेटिव लेके चलना है। केवल के बाद ही, केवल शिक्षक ही ये कर सकता है, ही भी शब्द गलत है, यदि आपको ही और केवल दिखे तो आप उसको नेगेटिव लेके चल सकते हैं। दंड देना नेगेटिव है। रटाना, याद कराना, स्मृति, स्मरण, ये सब याद कराने में आ जाता है, ये सारे वर्ड नेगेटिव है। कठिन परिश्रम कराना ये भी नेगेटिव है। कठोर ये भी नेगेटिव है। नियंत्रण एवं नियंत्रित करना ये भी नेगेटिव है। पुनरावृत्ति मतलब बार बार उसी को रिपीट कराना या दोहराना ये भी नेगेटिव टैग के अंतर्गत आते हैं। आप इससे क्वेश्चन को सही या गलत कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिसको आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और जो हम आपको बताए हैं वो आया हुआ है कि नहीं। मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखना यहाँ से कितने क्वेश्चन फंसते हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच संचार कहलाता है। अभी मैं बताया हूँ दो या दो लोगों के बीच का संचार क्या कहलाता है, इंटरपर्सन संचार कहलाता है। इंग्लिश में देखो यहाँ पे पारस्परिक संचार कहलाता है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, देखो यहीं से आया हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के भावनात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त है। तो भावनात्मक विकास में देख, शिक्षक की भागीदारी नहीं होनी चाहिए, ये तो गलत है, होनी चाहिए। नियंत्रित कक्षा का वातावरण ये भी गलत है, नियंत्रण गलत है बोला हूँ। सत्तावादी कक्षा, सत्तावादी भी गलत है। लोकतांत्रिक अभी बोला हूँ पॉजिटिव वर्ड, लोकतांत्रिक कक्षा का वातावरण होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिप्रेरणा किस प्रकार का कारक है। तो अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा हमारे मन से आता है ना, तो ये शारीरिक कारक है क्या अभिप्रेरणा, तो ये मनोवैज्ञानिक कारक हो सकते हैं, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह कहा जाता है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों के मध्य वैयक्तिक विभिन्नता, मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता आ रहा है ना क्वेश्चन में, देखो पाई जाती हैं, यह तथ्य सही है कि गलत, ये पूछ रहा है। कई बार आपको यदि हिंदी समझ नहीं आया तो आप इंग्लिश को देख सकते हैं, जिससे इंग्लिश में आपको प्रूफ हो सके कि ये सही वर्ड है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे देखते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है ना, तो शिक्षण में शिक्षकों हेतु एक बड़ी बाधा है, तो कोई बाधा नहीं है, व्यक्तिगत भिन्नता को अपनाना चाहिए, मैं बोला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के दौरान शिक्षकों को सावधान रहने हेतु एक सुझाव है, कोई सावधान नहीं रहना है। पूर्णतः एक ऐतिहासिक प्रमाण है जो वर्तमान में अप्रचलित है। और डी देखते हैं, ऐसे आलसी शिक्षकों द्वारा समर्थित जो अपने कमजोरी के लिए कोई बहाना बनाना चाहता है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, छात्रों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका है। छात्रों को प्रेरित करना है, देखो ना, छात्र आगे छात्र के बेस में सुना है, उन्हें पुरस्कार देना है, अभी
सही हो सकता है, इसको देखते हैं। उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करके, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। हर समय उदाहरण देना भी उचित नहीं। उदाहरण दो, अच्छी बात है, लेकिन हर समय उदाहरण देना अच्छा नहीं है। कक्षा में भाषण निगेटिव पॉइंट है। यहाँ पे पुरस्कार भी निगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे देखो मार्गदर्शन उचित देना है, तब वो बच्चा प्रेरित होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही हो सकते हैं, इससे हमें कमेंट में बताना। समावेशी शिक्षा में हमेशा खाली स्थान अभिप्रेरणा देनी चाहिए। तो समावेशी शिक्षा में क्या देनी चाहिए? गत्यात्मक नहीं, सुधारात्मक नहीं, नकारात्मक नहीं, मैं बताया हूँ सकारात्मक मोटिवेशन मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समावेशी शिक्षा द्वारा दूर किया जा सकता है, किसको दूर किया जा सकता है? बीमारी को दूर किया जा सकता है? नहीं। कमजोरी को नहीं, अस्पृश्य को नहीं, भेदभाव को दूर किया जा सकता है, क्योंकि सभी बच्चों को हम एक साथ रख रहे हैं, वो समावेशी शिक्षा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक का विकास होता है। तो अभी मैं बताया हुआ हूँ, अभी थोड़ी देर इसको बताया हुआ, पिछले हमारी क्लास में ही बताया हुआ। तो बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है, पैर से सिर की ओर नहीं होता है, तो दोनों की ओर नहीं होगा, ये भी गलत है। तो बालक का विकास सिर से पैर की ओर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अनुकूल चिंतन से, स्मृति आधारित चिंतन से, अपसारी चिंतन से। मैं बताया था कि अपसारी चिंतन हमें बाहर की भी सोचना है, तो बाहर की भी सोचना है, तो सबसे अच्छा चिंतन क्या है? अभिसारी चिंतन। आउट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के अंदर यदि सोचते तो अभिसारी हो जाता, और बॉक्स के बाहर सोच रहे हैं तो अपसारी चिंतन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। समावेशी शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का कारण क्या है? तो समावेशी शिक्षा की प्रमुख समस्या क्या है? शिक्षकों में शिक्षण कौशल की कमी, ठीक है। सामाजिक मनोवृत्ति, ये भी ठीक है। पाठ्यक्रम, ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा में शामिल है, मैं बताया हूँ कि बालक कैसे भी हों उसे समावेशी शिक्षा में लेना है। तो यहाँ भी देखो शारीरिक रूप से बाधित बालक आ जाएगा, मानसिक रूप से बाधित बालक ये भी आ जाएगा, सामाजिक रूप से बाधित बालक भी आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गिलफर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस समान अर्थ के लिए किया है? तो अभिसारी से रिलेटेड कर लो। अभिसारी से क्या सृजनशील होगा? नहीं होगा, वो सिकुड़ता हुआ सोच है। जब सृजनशील नहीं है तो सृजनशील एवं बुद्धि भी नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा, तो वो बुद्धि से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर ए। मैं अभी पढ़ाया हूँ, उससे आप रिलेट करके देख पा रहे हैं कि नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों से सामाजिक मूल्यों को विकसित किस प्रकार कर सकते हैं? उन्हें महान व्यक्तियों के बारे में बता करके, अनुशासन की भावना विकसित कर, एक आदर्श रूप में बर्ताव कर। मैं बोला हूँ कि शिक्षक कुछ भी काम करे, शिक्षक को आदर्श रूप में ही देखना चाहिए, आदर्श रूप में ही काम करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो बुद्धिमान है, ठीक है, बुद्धिमान है, हर परीक्षा में अच्छे अंक लाते हैं, गलत है। पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान, देखो सृजनशीलता चिंतन से आता है और समस्या समाधान दोनों अच्छा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल बुद्धिमान होने से सृजनशील नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों की सीखने से संबंधित समस्या का उत्तम उपाय खाली स्थान है। कड़ी मेहनत के लिए सुझाव करे, गलत। पुस्तकों में पर्यवेक्षित अध्ययन करे, गलत। निजी ट्यूशन के लिए सुझाव दे, गलत। निदानात्मक शिक्षण दे छात्र, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निदानात्मक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंचित समूहों के छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ पढ़ाया जाना क्या कहलाता है? बताया हूँ, छात्र कैसे भी हो एक साथ पढ़ाना समावेशी शिक्षा कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विकास के कथन में विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं, सही है कथन। सत्य नहीं पूछा है। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, तो ये गलत है और ये भी सही है। और क्या है चौथा ऑप्शन देखते हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी अवस्थाएं होती है, ये भी सही है। तो यहाँ पे गलत कौन है? डी गलत है, और यहाँ पे सत्य कथन नहीं पूछा है, तो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
यहाँ पे नहीं पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संप्रेषण में संदेशों के ग्रहण करने में सबसे बड़ी बाधा है। संदेशों को ग्रहण करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? श्रोताओं की अभिवृत्ति, श्रोताओं का ज्ञान, श्रोताओं की शिक्षा, श्रोताओं की आय। तो उसकी रुचि ही नहीं होगी तो वो कैसे सुन पाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सबसे बड़ी बाधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चिंतनशील शिक्षक शिक्षा में खाली स्थान स्थिति का सृजन कर सकता है। व्याख्यान चिंतन के लिए चिंतन के लिए व्याख्यान विधि बहुत ही गलत है। शिक्षक के व्याख्यान से नोट्स लेना ये भी गलत है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना ये भी गलत है। विद्यार्थी एवं शिक्षक के मध्य अंतः क्रिया को बढ़ावा देना, यही अच्छा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित कक्षा खाली स्थान के लिए है। व्यक्तिगत विभिन्नता को संबोधित करने, शिक्षक केंद्रित व्याख्यान को कम करने, पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण करने, पूरी कक्षा को शामिल करने। छात्र केंद्रित कक्षा खाली स्थान के लिए है, ठीक है। तो देखो स्मरण शब्द आया है तो ये नेगेटिव है, गलत हो जाएगा। व्याख्यान आया है, शिक्षक केंद्रित आया है तो ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा, व्यक्तिगत विभिन्नता को संबोधित करने, ये भी सही ऑप्शन है। और पूरी कक्षा को शामिल करने, ये भी सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक शिक्षक का अपेक्षित व्यवहार है। तो शिक्षक को कौन से व्यवहार अपेक्षा करना चाहिए? आदर्शवादी होना चाहिए, मैं वीडियो में बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? विद्यार्थी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्र चिंतन है। यदि विद्यार्थी स्वतंत्र चिंतन करता है तो उसमें सृजनात्मकता का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक विद्यार्थी की अभिरुचियाँ, अभिक्षमताएँ व योग्यता एक के अपेक्षा दूसरे में खाली स्थान होती हैं, भिन्न होती हैं, कम ज़्यादा नहीं होती है। ये व्यक्तिगत भिन्नता का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक का गुण नहीं है? शिक्षक में कौन सा गुण होना चाहिए बताया हूँ। धैर्य एवं सहनशीलता होना चाहिए, मधुर, विनम्र और स्पष्ट आवाज़ होनी चाहिए, अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए, अच्छा संचार कौशल होना चाहिए। तो गुण नहीं है, कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे संप्रेषण के लिए खाली स्थान की आवश्यकता होती है। तो क्या होती हैं? विचारों की क्या होती हैं? स्पष्टता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव विकास होता है, ये भी कॉन्सेप्ट में बता दिया हूँ को मानव विकास कैसे होता है, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रभावी संचार के लिए एक सहायक खाली स्थान वातावरण की आवश्यकता होती है। तो प्रभावी संचार को हम प्रभावी कब बनाते हैं? जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं और दो व्यक्ति हमें सामाजिक रूप से मिल सकते हैं, तो सामाजिक जो संचार है वो प्रभावी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इतना ही क्वेश्चन था, तो इनमें से आपको बहुत से क्वेश्चन समझ आए होंगे। आई होप इसी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के में, तब तक के लिए बाय।